नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है फिजूल खर्ची। अरे वाह भाभी, आज तो आप बिल्कुल कहर ढा रही हो। ब्लैक साड़ी, बड़ी सी बिंदी और आपके झुमके कितने प्यारे हैं। आपकी पसंद का तो जवाब नहीं भाभी। ननद दिव्या अपनी छोटी भाभी बरखा से बोली। बरखा भी अपनी तारीफ सुन इतराकर बोली, तेरी शादी में सब सामान मेरी पसंद का ही लेना। फिर देखना, जैसे यहाँ तुम सब मेरी तारीफ करते हो वैसे ही तेरी तारीफें तुम्हारे ससुराल वाले करेंगे। और दोनों ननद भाभी हंसते हुए रसोई में आए। रसोई में बरखा की जेठानी कविता सब्जी काट रही थी। बरखा बोली, लाइए भाभी, सब्जी मैं काट देती हूँ, आप तब तक रसोई के दूसरे काम निपटा दीजिए। भाभी, मुझे सब्जी चॉपर में काटने की आदत है। मुझसे सब्जियां चाकू से नहीं काटी जाती। मुझे चॉपर दे दीजिए, वरना सब्जी काटने में ही सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। कविता बोली, बरखा, चॉपर तो नहीं है घर में। ज़्यादातर मैं सब्जियां चाकू से ही काट लेती हूँ। बरखा बोली, तो फिर सब्जी आप ही काट दीजिए। और उसने मोबाइल हाथ में लेकर तुरंत चॉपर ऑर्डर कर दिया और बोली, भाभी, कल तक चॉपर आ जाएगा, फिर उसमें ही सब्जियां काटेंगे। ननद दिव्या ने जब यह देखा तो खुश होकर बोली, अरे वाह छोटी भाभी, आपके आने से तो घर में रौनक आ गई है। अब घर में हर जगह नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आपके कपड़े, आपकी ज्वेलरी, आपका सारा सामान कितना यूनिक होता है। इसी को तो कहते हैं स्टैंडर्ड। वरना बड़ी भाभी तो बस जो है उसी में काम चला लेती हैं। बरखा बोली, दिव्या, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि किस तरह ज़िंदगी में रौनक लाई जाती है। अब मुझे ही देख लो, मैंने यहाँ आकर सारी चीज़ें बदल दी, वरना ये घर पहले कहाँ इतना चमकता था। मुझे तो बेजान सा प्रतीत होता था। बोलकर दोनों ननद भाभी हंस पड़ी। मैंने मेरी मम्मी के घर में भी हमेशा यही होते देखा है। पुराना सामान जल्दी जल्दी निकाल कर नया ले आते हैं। पुराने पर्दे भी तो 2-3 साल होने के बाद उन्हें बदल देते हैं, ताकि घर में हर समय कुछ नया लगे। तभी तो मुझ में भी यही सारी आदतें हैं। दिव्या, तुम शायद नहीं जानती, मेरा भाई कौशल तो कपड़े भी ब्रांडेड ही पहनता है। वह अपनी सारी खरीदारी माल से ही करता है और कहता है कि माल का सामान ही अच्छा होता है। उसे भी घर में बिल्कुल पुरानी चीज़ें पसंद नहीं हैं। समय समय पर कुछ ना कुछ बदलाव करता रहता है। मैंने भी उसी को देखकर अपने जीवन में बदलाव लाने शुरू कर दिए और आज देखो, लोग मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। वरना मैं भी बड़ी भाभी की तरह आउटडेटेड लगती और लोग कहते कि मुझे फैशन का कोई सेंस ही नहीं है। कविता बोली, बरखा, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, वरना पैर खुले रह जाते हैं। मैंने मेरी जितनी चादर थी उतने ही पैर पसारे हैं। महंगी महंगी चीज़ें और महंगे सामान मैं भी ला सकती थी, मगर मुझे पता है कि मेरे ज़्यादा पैसे खर्च करने से कल के दिन बड़ी दिक्कत आ सकती है। बीमारी और खर्चा बोलकर नहीं आता है, मगर जब यह आता है तो हमें ना चाहते हुए भी पैसा निकालना ही पड़ता है। उस वक्त हमारी जमा पूंजी ही हमारे काम आती है। इसीलिए मेरा मानना है कि हमें पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम बड़ी से बड़ी दिक्कतों का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। मैं फिजूल खर्ची में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। बरखा बोली, भाभी, आपका यह पुराना ज्ञान आपके पास ही रखिए, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। और दिव्या से हंसकर बोली, इनके कहे अनुसार अगर मैं चलने लगी तो मैं भी इनकी तरह आउटडेटेड बनकर रह जाऊंगी, जिन्हें फैशन के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। वो ऐसी ही बातें करते हैं। कविता कुछ बोली नहीं। अभी देवरानी बरखा को शादी किए 1 ही महीना हुआ था और आते ही उसने ससुराल के घर में बदलाव लाने शुरू कर दिए थे। कविता जब घर की बहू बनकर आई थी तो सास संगीता जी ने घर की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू कविता के कंधों पर डाल दी थी, जिस वजह से अब तक घर का सारा सामान, साज सज्जा की चीज़ें सभी कविता ही देखते आई थी। मगर बरखा ने आते ही हाल से लेकर रसोई तक में सारी चीज़ें बदलनी शुरू कर दी। कभी बरखा कहती, इतना पुराना फर्नीचर घर में कौन रखता है, ये सोफ़ा कितना पुराना हो चुका है, यह दीवार घड़ी अब सुहाती नहीं है।
ऐसे बोल बोल कर उसने घर की सारी काया ही पलट दी और अब रसोई में भी यही बदलाव जारी था। सास संगीता जी और ननद दिव्या भी तारीफ कर करके छोटी बहू की इन हरकतों को और बढ़ावा देते, जिस वजह से बरखा को अब आज़ादी मिल गई थी। वो सब अपनी मर्जी से करने लगी थी। किसी को कुछ बताना या पूछना वो जरूरी नहीं समझती थी। कविता बहुत सोच समझकर चीज़ें खरीदती थी। फिजूल खर्ची करने की आदत नहीं थी उसकी, इसलिए कम बजट में भी घर को सुंदर बना रखा था कविता ने। पहले जहाँ सभी कविता की समझदारी की दाद देते थे, वहीं अब बरखा ने आकर घर वालों को एक नई दुनिया दिखाई थी। बरखा को दिखावा करके लोगों को आकर्षित करने का शौक था। वो कीमती चीज़ें लाती जिससे घर वाले खुश होते, मगर कविता को यह सब फिजूल खर्च लगता। एक दिन जब बरखा अपने लिए बहुत सारे कपड़े और ज्वेलरी खरीद कर घर आई, दिव्या सारा सामान खोल कर देखते हुए बोली, वाह भाभी, क्या कपड़े खरीदे हैं आपने। सच, आपकी पसंद का जवाब नहीं। मैं अपनी शादी के समय आपको साथ ले जाऊंगी ताकि आप मेरी भी हाई फाई खरीदारी करवा सकें। कविता यह सामान देखकर बोली, बरखा, तुम्हारी शादी को अभी एक ही तो महीना हुआ है, तुम्हारे पास ढेरों कपड़े और गहने हैं, फिर इतनी जल्दी नए कपड़े और ज्वेलरी क्यों लेकर आ गई हो। बरखा बोली, भाभी, वो सारे कपड़े मुझे अब आउटडेटेड लगते हैं, इसलिए नए कपड़े और नई ज्वेलरी ले आई। कविता बोली, बरखा, ऐसे फिजूल खर्ची करना कहाँ की समझदारी है। कम से कम उन कपड़ों को लिए अभी समय ही कितना हुआ है, और इतनी जल्दी थोड़े फैशन बदल जाती है। बरखा बोली, भाभी, मेरे पति के पैसे हैं, मैं चाहे जैसे खर्च करूं। आप कौन होती हैं मुझे ज्ञान बांटने वाली। आप तो मुझे इस तरह से डांट रही हैं जैसे मैंने आपके या आपके पति के पैसे खर्च कर दिए हो। कविता बोली, बरखा, यहाँ बात मेरे या तुम्हारे पैसों की नहीं है, यहाँ बात है फिजूल खर्ची की। यदि तुम यह फिजूल खर्ची करने के बजाय पाई पाई जोड़ना शुरू करो तो तुम जान भी नहीं पाओगी एक दिन तुम कितनी पैसे वाली बन जाओगी, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हमें अपने जवानी के दिनों में ही पैसे को संभालना चाहिए ताकि वो पैसा हमारे बुढ़ापे में काम आ सके, वरना दर दर ठोकरें खाने की नौबत भी आ सकती है। सास संगीता जी भी सब सुन चुकी थी। वो बोली, बड़ी बहू, क्यों छोटी बहू को अपने जैसा बना रही हो। तुम खुद तो कंजूस हो, अब इसे भी क्यों कंजूस बना रही हो। दिव्या भी बोली, हाँ भाभी, छोटी भाभी के आने के बाद ही तो मुझे भी पता चला कि फैशन क्या होती है। हर नई चीज़ छोटी भाभी के पास मिल जाती है। सास संगीता जी ने भी बरखा और दिव्या का साथ दिया और कहने लगीं, बड़ी बहू, इतने सालों तुमने घर अपने तरीके से चलाया, अब छोटी को ये घर चलाने दो। वो नए ज़माने की है तो उसकी पसंद भी नए ज़माने की होगी। कविता बोली, मम्मी जी, मुझे जो बात गलत लगती है मैं उसे बस सभी के सामने रख रही हूँ ताकि भविष्य में कहीं हम सभी को मिलकर इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। बरखा फिर से हंसते हुए बोली, भाभी, अगर आपको मैं इतनी ही गलत लगती हूँ तो खामियाजा भी मैं ही भुगतूंगी, आप नहीं। इसलिए मेरी आदतों को बदलने की कोशिश छोड़कर अपने आप को बदलना शुरू कीजिए ताकि लोग आपको आउटडेटेड ना कहें। आपके हाथों में तो ये घर भी बिल्कुल बेजान हो चुका था जिसमें मैंने एक नई जान लाई है। हो सके तो आप दूसरों को बदलने के बजाय अपने आप को बदलिए। कविता पाई पाई जोड़ने में विश्वास रखती थी, क्योंकि वो थी भी ऐसे घर से जहाँ उसके माता पिता ने पाई पाई जोड़कर खूबसूरत बंगला बनाया था, खूब व्यापार बढ़ाया था, मगर कभी अपने पैसों का दिखावा नहीं किया था। अपने ऊपर व्यर्थ खर्च करने के बजाय हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद की थी, और वहीं सारे गुण कविता में भी आए थे। वो पैसे खूब बचाती और ज़रूरत पड़ने पर अपने पति को भी अपने बचाए पैसे निकाल कर देती। कविता का पति विवेक हमेशा कविता से कहता, मैं किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली, जो मेरा और मेरे परिवार का ध्यान तो रखती ही है, साथ पैसे भी बचाती है। मगर बरखा ने शादी के बाद घर वालों को हर पल यह जताना शुरू कर दिया था कि वो घर ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकती है। कविता तो खुद भी आउटडेटेड है और उसके द्वारा लाया सामान भी
अब घर में कोई भी मेहमान आता तो सास संगीता जी और ननद दिव्या दोनों बरखा की तारीफों के कसीदे गढ़ते और कहते, छोटी बहू तो खरा सोना है, मगर बड़ी थोड़ी अलग है। बड़ी बहू को भी छोटी बहू के रंग में रंगने की ज़रूरत है, मगर उसे तो अपनी पुरानी चीज़ों और पुराने सामान से ही लगाव है। उसे समझाने का कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि उसे लगता है वो अपनी जगह सही है। उसे ज़माने के हिसाब से चलना नहीं आता, अभी भी पुराने ज़माने जैसी बातें करती है। भला अब आज के ज़माने में भी कौन ऐसी दकियानूसी बातें करता है। मैं तो बड़ी बहू से भी पुराने ज़माने की हूँ, मगर नई बहू के रंग में रंग गई हूँ। जमाने के हिसाब से सभी को बदलना चाहिए। बरखा ये सब सुन सुनकर खुश होती और वो रहती भी हमेशा बन ठन कर, क्योंकि वह ज़्यादातर घर के वही काम करती जिसमें उसका मेकअप खराब ना हो। बरखा कपड़े धोने मशीन में डाल देती तो छत पर धूप में जाकर उन कपड़ों को सुखाती कविता। बरखा सब्जी चॉपर में काट देती तो गैस पर पसीने में सब्जी बनाती कविता। इस तरह ढेरों घर के काम थे जिसमें बिना मेहनत वाला काम बरखा कर लेती। कविता भी सब समझती थी, मगर जानती थी सास ननद पर अभी बरखा का जादू चढ़ा हुआ है, इसलिए कुछ बोलती नहीं थी। बरखा सास और ननद को भी आए दिन उपहार ला कर देती, जिससे वो दोनों भी खुश रहते थे। कविता तो ज़रूरत पड़ने पर ही चीज़ें खरीदती थी और शादी ब्याह पर ही नई साड़ियाँ खरीदती। बाकी बाजार से कपड़ा खरीद कर उसके सलवार सूट बनवा देती, मगर बरखा तो खुद भी माल से खरीदारी करती और अब दिव्या और सास को भी माल से ही खरीदारी करवाती। आज बरखा की मम्मी का फ़ोन आया, जिससे बरखा बहुत दुखी हो गई। सास संगीता जी के पूछने पर वो बोली, माँ पापा और भाई हमेशा के लिए गांव में शिफ्ट हो रहे हैं। भाई की जॉब नहीं रही और अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि वे लोग यहाँ शहर में अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, इसलिए हमेशा के लिए गांव जा रहे हैं। संगीता जी ने भी सुनकर दुख व्यतीत किया और बोली, फिर ये शहर का मकान क्या करेंगे। बरखा बोली, मम्मी बता रही थी कि भाई कर्जे में पूरी तरह डूब चुका है, इसलिए घर बैंक वाले सील कर रहे हैं। संगीता जी और दिव्या यह सब सुनकर स्तब्ध रह गईं, क्योंकि जिस मायके और भाई की तारीफ बरखा हर वक्त करती, उनका भविष्य इतना दुखदाई हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। और उन्हें इस तरह शहर में अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए गांव में बसर करने जाना पड़ेगा। एक रोज़ बरखा का पति अंकुर ऑफिस से दुखी होकर आया और सर पर हाथ रखकर बैठ गया। संगीता जी दिव्या और बरखा के बहुत पूछने के बाद भी कुछ बोला नहीं। बड़े भाई विवेक के पूछने पर दुखी स्वर में बोला, भाई मुझ पर कर्जा हो गया है भाई, और अब मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपनी सैलरी से यह कर्जा चुका पाऊँ। मैं बरखा से कितनी बार कहता था कि इतनी फिजूल खर्ची मत करो, मगर इसने मेरी एक ना सुनी। जिस तरह इसके मायके वालों को फिजूल खर्ची की वजह से हमेशा के लिए शहर छोड़ना पड़ा, उसी तरह बरखा की फिजूल खर्ची की वजह से मुझ पर कर्जा हो गया। ये सब सुनकर संगीता जी और दिव्या के होश उड़ गए और बरखा निरुत्तर सी खड़ी थी। अंकुर बोला, भाई क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मैं धीरे धीरे वह पैसे चुका दूंगा, मगर अभी कर्जे वाले मेरे पीछे पड़े हैं। विवेक बोला, अंकुर मैं भी तो तेरी तरह एक ऑफिस में काम करता हूँ, अभी के अभी मेरे पास तुरंत कहाँ से पैसे आएंगे। उतने में कविता बोली, मैंने पैसे बचाए हैं, मैं भुलाकर देती हूँ। सास संगीता जी, दिव्या और बरखा सभी की नज़रें शर्म से झुक गई थी, क्योंकि वे सभी कविता की कंजूसी की आदत को लेकर हंसा करते थे, मगर कविता के यही पैसे बचाने की आदत से आज बरखा और अंकुर का कर्जा उतर पाएगा। अंकुर बोला, भाभी मैं ये पैसे जल्द आपको वापस करूँगा। आपके बचाए हुए पैसे ना होते तो न जाने आज मेरा क्या होता। बरखा ने रोते हुए कविता से माफ़ी मांगी और बोली, भाभी आप सही कहती थी, मगर मैं ही
दिखावे और आडंबर की चकाचौंध में आप पर हंसती रही, जिसकी सजा मुझे भगवान ने दे दी है। सास संगीता जी बोली, बड़ी बहू तू सचमुच सही थी, मगर हम लोग ही छोटी बहू की बातों में आ गए थे। हम पर भी आधुनिकता की पट्टी बंध चुकी थी। दिव्या बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप सही कहती थी, जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। मुझे आपसे सबक मिल चुका है। अब मैं कभी दिखावे की चकाचौंध में अंधी नहीं बनूंगी और सही गलत में फ़र्क समझ पाऊंगी। दोस्तों, इंसान को कभी भी उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी चादर हो, वरना इंसान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और कभी भी अपने अच्छे वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।